भारत, एक ऐसा देश जिसकी खोज ने इतिहास की धारा को ही बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि भारत को खोजने के प्रयास ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया? कौन-कौन से यात्री और खोजी भारत की तलाश में निकले और क्या उन्होंने सच में भारत को खोज लिया? आइए, जानते हैं भारत की खोज का अनोखा इतिहास। 17 मई साल 1498 ईस्वी को वर्तमान केरल राज्य के कालीकट तट पर समुद्र के रास्ते कुछ नाविकों ने कदम रखा, जिसके बाद हमारे देश भारत की तकदीर ही बदल गई और इसकी कहानी कुछ अलग ढंग से लिखी जाने लगी। ये वह दिन था जब यूरोपीय समुद्री खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भारत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। सदियों से यहाँ पर जनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के अधीन राजाओं ने राज किया था। तो फिर कोई 1498 ईस्वी में भारत की खोज कैसे कर सकता है? आपको बता दें कि भारत में सदियों से जितने भी आक्रमणकारी जैसे सिकंदर, मंगोल आदि आए, वे हमेशा भारत को पश्चिमी एशिया से जोड़ने वाले मशहूर रास्ते खैबर दर्रे से होकर आए थे। लेकिन 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत के केरल यानी कालीकट तक पहुंचकर एक समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला था, जिसे ही वास्तव में भारत की खोज माना जाता है। आपको बता दें कि उस समय भारत अपने कृषि उत्पादों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हुआ करता था, विशेषकर मसालों जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इस कारण उस समय भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप तथा अरब देशों के बीच होड़ लगी रहती थी। लेकिन उस वक्त एशिया के प्रमुख देशों जैसे भारत, चीन, इंडोनेशिया आदि के साथ व्यापार केवल सिल्क रूट के जरिए ही होता था, जिसे सिर्फ मुस्लिम शासक एवं व्यापारी इस्तेमाल करते थे। मुस्लिम शासक उस मार्ग से यूरोपियों को व्यापार नहीं करने देते थे। लेकिन जब यूरोपीय लोग भारत और यहाँ की समृद्धि के बारे में सुनते थे, तो वे भारत पहुँचने के लिए और भी उत्सुक हो जाते थे। इसलिए व्यापार की इस समस्या को खत्म करने के लिए कई यूरोपीय देशों ने यूरोप और भारत के बीच एक समुद्री मार्ग खोजने का प्रयत्न शुरू कर दिया। मगर कई सालों के प्रयासों के बाद भी कोई सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय यूरोप में समुद्र को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैली थी। जैसे कई लोग मानते थे कि अगर समुद्र में नाव को बहुत दूर ले गए तो समुद्र के अंतिम छोर पर जाकर वो गिर जाएगी, इसलिए समुद्र में बहुत लंबा सफर नहीं करते थे। लेकिन फिर 1498 के दशक में वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोजकर व्यापार का एक नया दौर शुरू कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। वास्को डी गामा को भारत की खोज करने का मौका 1498 के दशक के आसपास ही मिला। उनके पिता ने उन्हें नियुक्त किया था। वास्को डी गामा ने बचपन में अपने पिता के साथ यात्राएं की और उनसे समुद्री यात्रा करने का एक तरीका सीखा। वास्को डी गामा ने अपने पिता का अनुसरण करते हुए यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। फिर उस समय पुर्तगाल के राजा हेनरी, जिन्हें नाविक, नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था, ने उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में कई सफल समुद्री यात्राओं तथा खोजों को आर्थिक सहायता और संरक्षण प्रदान किया था। इस वजह से बहुत से लोग इन खोजों को छूने की कोशिश करते थे। इसी के चलते 1487 में पुर्तगाल के एक प्रसिद्ध खोजकर्ता बार्टोलोम्यू डायस ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक यात्रा करके ये पता लगा लिया था कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद वास्को डी गामा, जो समुद्री यात्राओं और खोजबीन में गहरी दिलचस्पी रखता था, ये जानता था कि अगर हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर अफ्रीकी भूमि के अंत में जुड़ते हैं, तो वो अफ्रीका के दक्षिणी कोने पर मौजूद केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत तक पहुंचने का मार्ग खोल सकता है। इसके बाद 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा ने 4 जहाज़ों और 170 आदमियों के दल के साथ पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपनी यात्रा शुरू की। वह खुद 200 टन वजनी सेंट गैब्रियल नामक जहाज में सवार हुआ और अपने छोटे भाई पाउलो को सेंट राफेल नामक जहाज का नेतृत्व सौंप दिया। फिर कुछ दिनों बाद उनका जहाजी बेड़ा उस समय के मोरक्को देश के निकट स्थित
कैनरी द्वीपसमूह से गुजरते हुए केप वर्डे द्वीपसमूह पहुंचा और वहां 3 अगस्त तक रुका रहा। आपको बता दें कि लोग अपने साथ पत्थरों के स्तंभ लेकर आया करते थे, जिन्हें वे अपनी यात्रा को चिह्नित करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ावों पर स्थापित कर दिया करते थे। उन्हें वापसी का रास्ता मालूम हो सके, इसलिए वास्को डी गामा ने गिनी की खाड़ी की तेज धाराओं से बचने के लिए अटलांटिक महासागर में एक लंबा चक्कर लगाया। भारत की खोज में उनकी पहली सफलता तब मिली जब वे दक्षिण अफ्रीका में स्थित सेंट हेलेना खाड़ी में पहुंचे। उस समय मौसम बहुत खराब था और समुद्री लहरें तेज चल रही थी, जिस वजह से वास्को डी गामा का दल 22 नवंबर तक आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद मौसम अच्छा होने पर उन्होंने यात्रा शुरू कर दी और केप ऑफ गुड होप पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इस जगह का दौरा किया। आपको बता दूं कि इस नामक स्थान पर पहुंचने के बाद उन्होंने महसूस किया कि भारत तक पहुंचने का सपना हकीकत में बदल सकता है। उन्होंने इस स्थान को चिन्हित किया और आगे की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। फिर आगे की यात्रा शुरू की। वास्को डी गामा ने शुरुआत में लगभग 1 महीने तक अपने जहाज़ों की मरम्मत का काम किया। फिर 1498 में वह अपने दल के साथ मोजाम्बिक की धरती पर उतरा और वहां के निवासियों से मिला। वहां के लोगों को लगा कि पुर्तगाली जहाज भी उन्हीं की तरह मुस्लिम हैं, इसलिए उन्होंने उनकी खूब मदद की। वास्को डी गामा के मुताबिक यहाँ पड़ाव डालना काफी उपयोगी सिद्ध हुआ। वहां उसे समुद्र के किनारे बंदरगाह पर सोने चांदी तथा मसालों से भरे हुए 45 जहाज दिखाई दिए। उसकी मुलाकात ऐसे स्थानीय लोगों से भी हुई जो कभी कभी भारतीय समुद्री तटों की यात्रा करते थे। इससे वास्को डी गामा को पूरा विश्वास हो गया कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे उसे इस दिशा को समझने में भी मदद मिली। इधर अब वो आगे बढ़ रहा था। फिर 7 अप्रैल 1498 को उसका बेड़ा मोम्बासा में प्रवेश कर गया और यात्रा के एक और महत्वपूर्ण ठहराव मोम्बासा के बंदरगाह में लंगर डाल दिया। मालिंदी में वास्को डी गामा की मुलाकात एक गुजराती नाविक से हुई जो भारत के दक्षिण पश्चिम तट कालीकट जाने का मार्ग जानता था। उस गुजराती नाविक के महत्व को देखते हुए वास्को डी गामा ने उसे मार्गदर्शक के रूप में अपने बेड़े में शामिल कर लिया। फिर अगले 20 दिनों तक लगातार हिंद महासागर में चलने के बाद वास्को डी गामा को धीरे धीरे भारत के घाट और पहाड़ दिखने लगे। फिर 17 मई 1498 को वह भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित कालीकट के बंदरगाह पर जा पहुंचा। कालीकट में स्थानीय राजनयिकों द्वारा वास्को डी गामा का काफी अच्छे तरीके से स्वागत किया गया। यहाँ 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा 2 साल से अधिक समय की यात्रा करते हुए 18 सितंबर 1499 को पुर्तगाल वापस लौट आया। इस दौरान उसने लगभग 38,600 किलोमीटर की यात्रा की थी। आपको बता दें कि इस लंबी और साहसिक यात्रा में उसके कुल 170 साथी थे, जिनमें से 116 की यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई थी। वास्को डी गामा की इस उपलब्धि से पुर्तगाल के राजा बहुत खुश हुए थे और उन्होंने उसे दूसरी बार 1502 में फिर से भारत की यात्रा पर भेजा था। इतिहासकारों का मानना है कि जब वास्को डी गामा विभिन्न प्रकार के भारतीय मसालों और रेशम के साथ अपने देश पुर्तगाल लौटा, तो उसने केवल मसाले बेचकर ही यात्रा पर खर्च किए गए पैसों से 4 गुना ज्यादा धन कमा लिया था। जब वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत के बीच का समुद्री मार्ग खोज लिया था, तब उसका नाम पूरे यूरोप में बहुत मशहूर हो गया था। उसकी उस साहसिक यात्रा की चर्चा तमाम यूरोपीय देशों में होने लगी थी। धीरे धीरे अन्य देशों ने भी उसी खोजे गए रास्ते से अपने अभियान भारत भेजने शुरू कर दिए थे, जिस वजह से पुर्तगालियों के बाद डच, डेनिश, ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी भारत आना शुरू हो गए थे। इसके बाद आगे के दशकों में भारत में जो कुछ भी हुआ, वो आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे भारत यूरोपीय देशों का गुलाम बन गया। आज भारत फिर से दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। जिसने कभी व्यापारियों को आकर्षित किया था, आज वह अपनी तकनीक, विज्ञान और संस्कृति से दुनिया को चकित कर रहा है। ये थी भारत की खोज की कहानी, जो सिर्फ एक समुद्री रास्ता खोजने की बात नहीं थी,
बल्कि एक महान सभ्यता की अमर गाथा थी।